हेलो फ्रेंड्स, इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नावल नीले परिंदे। 14वीं की चांदनी पहाड़ियों पर भी बिखरी हुई थी। सन्नाटे और चांदनी की रोशनी में नहाई और पहाड़ों में चक्कर खाती हुई काली सड़क किसी बल खाए सांप जैसी लग रही थी। और इसी सड़क पर एक लंबी सी कार दौड़ती चली जा रही थी। तभी अचानक में कार एक जगह रुकी और स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ आदमी बड़बड़ाने लगा। क्या हो गया भाई? उसने उसे दोबारा स्टार्ट किया। इंजन जागा, एक छोटी सी अंगड़ाई ली और फिर सो गया। कई बार स्टार्ट करने के बावजूद इंजन होश में ना आया। यार, धक्का लगाना पड़ेगा, उसने पीछे मुड़कर कहा, मगर पिछली सीट से खर्राटे ही बुलंद होते रहे। उसने दोनों घुटने सीट पर टेक कर बैठते हुए सोने वाले को बुरी तरह से झिझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन खर्राटे बराबर जारी रहे। आखिर जगाने वाला सोने वाले पर चढ़ा ही बैठा। अरे अरे, बचाओ बचाओ! अचानक होने वाले ने गला फाड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जगाने वाले ने किसी न किसी तरह खींच खाच कर उसे नीचे उतार ही दिया। हाय, मैं कहाँ हूँ? जागने वाला आंखें मल मल कर चारों तरफ देखने लगा। इमरान के बच्चे, होश में आओ, दूसरे ने कहा। बच्चे? खुदा कसम एक भी नहीं है। अभी तो मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी हुई है। सुपर फयाज, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, कैप्टन फयाज ने कहा। जब चले थे तब तो स्टार्ट हो गई थी। चलो धक्का लगाओ। इमरान ने उसके कंधे पकड़े और धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। ये क्या बेहूदगी है, मैं थप्पड़ मार दूंगा। फयाज पलटकर उससे लिपट गया। हाय हाय, अरे मैं हूँ, मर्द हूँ। कार धक्का दिए बगैर स्टार्ट नहीं होगी, फयाज गला फाड़कर चिखा। तो ऐसा बोलो ना, मैं समझा शायद। वाह यार! फयाज स्टीयरिंग के सामने जा बैठा और इमरान कार को आगे से पीछे की तरफ धकेलने लगा। अरे अरे, फयाज फिर चीखा, पीछे से। इमरान ने मुंह फेरकर अपनी कमर कार के अगले हिस्से से लगा दी और जोर देने लगा। अरे खुदा गारत करे, सुअर गधे! फयाज दांत पीस कर रह गया। अब क्या हो गया? इमरान झल्लाई हुई आवाज में बोला। फयाज नीचे उतर गया। कुछ पल खड़ा इमरान को ढूंढता रहा, फिर बेबसी से बोला, क्यों परेशान करते हो? परेशान तुम करते हो या मैं? अच्छा, तुम स्टीयरिंग संभालो, मैं धक्का देता हूँ, फयाज ने कहा। अच्छा बाबा, इमरान माथे पर हाथ मारकर बोला। वह अगली सीट पर जा बैठा और कैप्टन फयाज कार को धकेलकर आगे की तरफ बढ़ाने लगा। कार न सिर्फ स्टार्ट हुई बल्कि फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ गई। अरे अरे, रुको रुको! फयाज चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन वह अगले मोड़ पर जाकर गायब हो गई। फयाज बराबर दौड़ता रहा। उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ तक कि ताकत जवाब दे गई और वह एक चट्टान से टेक लगाकर हांफने लगा। चढ़ाई पर दौड़ना आसान काम नहीं होता। वह एक पत्थर पर बैठकर हांफने लगा। इस वक्त इस हरकत पर वह इमरान की बोटियां भी उड़ा सकता था, लेकिन सांसों के साथ ही उसकी दिमागी हालत भी ठिकाने पर आती गई। इमरान पर गुस्सा आना कुदरती बात थी, लेकिन उसके साथ ही फयाज को इस बात का भी एहसास था कि आज उसने भी इमरान को काफ़ी परेशान किया है। आज शाम को इमरान को सैर के बहाने कार में बिठाकर किसी अनजान मंजिल की तरफ से उड़ा था। इमरान को बताए बगैर वह रूशी से उसका सामान पहले ही हासिल कर चुका था और वह सब कार की डिक्की में ठूस दिया गया था। मैं जानता था कि इमरान आजकल काम के मूड में नहीं है, इसीलिए यह हरकत करनी पड़ी। और फिर जब वह दूर बढ़ता ही गया तो फयाज को यह बताना पड़ा कि उसे सरदारगढ़ ले जा रहा है। इस पर इमरान एक लंबी सांस खींचकर खामोश हो गया। उसने यह भी नहीं पूछा कि इस तरह सरदारगढ़ ले जाने का क्या मतलब है। फिर उसने कोई बात ही नहीं की थी। कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर पिछली सीट पर जाकर खर्राटे लेने शुरू कर दिए थे। जाहिर है कि ऐसी सूरत में फयाज का गुस्सा ज़्यादा जोर न पकड़ सका होगा। वह उसी पत्थर पर घुटनों में सिर दिए बैठा रहा। सिगरेटों का डब्बा और कॉफ़ी का थर्मस गाड़ी में रह गया था, वरना वह इसी सुकून भरे माहौल का आनंद लेने की कोशिश ज़रूर करता। वैसे उसे इत्मीनान था कि इमरान का यह मजाक लंबा नहीं होगा और वह जल्दी ही वापस आएगा।
और कोई ताज्जुब नहीं है कि वह करीब भी कही हो। फयाज घुटनों में सिर दिए इमरान ही के बारे में सोचता रहा। उसे उसकी बहुत सी हरकतें याद आ रही थी, ऐसी हरकतें जिन पर हंसी और गुस्सा साथ ही आते थे और दूसरों के समझ में नहीं आता था कि वे हंसते रहे या इमरान को मार बैठे। बेवकूफ़ी उसकी फितरत का दूसरा हिस्सा बन चुका था और वह किसी मौके पर भी उसे पास नहीं आता था। वह उनके सामने भी बेवकूफ़ जैसी हरकत करता जो उसे बेवकूफ़ नहीं समझते थे। मिसाल के तौर पर खुद कैप्टन फयाज के लिए इमरान ने एक नहीं दर्जनों केस निपटाए थे। काम उसने किए थे और नाम फयाज का हुआ था। जाहिर है कि वह ऐसे आदमी को बेवकूफ़ नहीं समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद इमरान के बेवकूफ़ाना रवैये में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। लगभग 5 मिनट बीत गए और फयाज उसी तरह बैठा रहा, लेकिन कब तक? आखिर उसे सोचना ही पड़ा कि कहीं सचमुच इमरान जुल ना दे गया हो, क्योंकि वह भी तो उसे गोली देकर ही सरदारगढ़ ले जा रहा था। फयाज उठा और दिल ही दिल में इमरान को गालियां देता हुआ सड़क पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही अपने मोड़ पर पहुंचा, उसे सामने से कोई आता दिखाई दिया। चलने का अंदाज इमरान का सा ही था। फयाज की मुठ्ठियां बन गई। इमरान ने दूर से हाक लगाई, कप्तान साहब, वो फिर रुक गई है, चलो धक्का लगाओ। फयाज की रफ्तार तेज हो गई। वह करीब करीब दौड़ने लगा था। इमरान के करीब पहुंचकर उसका हाथ घुमा जरूर, लेकिन घूमकर ही रह गया, क्योंकि इमरान बड़ी फुर्ती से बैठ गया था। हाय, क्या हो गया है तुम्हें? इमरान ने उठकर उसके दोनों हाथ पकड़े हुए कहा। अभी तो अच्छे वाले थे। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फयाज दांत पीसकर बोला। अब यहाँ अकेले में जो चाहे कर लो, कोई देखने आता है? इमरान ने शिकायती अंदाज में कहा। अगर वह साली स्टार्ट नहीं होती तो उसे मेरा क्या कसूर है? हाथ छोड़ो, फयाज से झटका देकर कहा, लेकिन इमरान की पकड़ मजबूत थी। वह हाथ न छुड़ा सका। वादा करो कि मारोगे नहीं, इमरान बड़ी सादगी से बोला। मुझे गुस्सा न दिलाओ। अच्छा, तो इसके अलावा जो कुछ कहो दिला दूं? टॉफियाँ लोगे? फयाज का मूड ठीक होने में बहुत देर नहीं लगी। वह करता भी क्या? इमरान पर गुस्सा उतारना भी एक तरह से वक्त की बर्बादी ही थी। वैसे इस बार हकीकत में कार को धक्का देने की जरूरत नहीं पेश आई। इमरान ने अपने कई मिनट उसके इंजन पर बेकार किए थे। वह ज़्यादा दूर नहीं गया था। करीब ही एक जगह कार रोककर इंजन की मरम्मत करने लगा था। उसे उम्मीद थी कि फयाज बेतहाशा दौड़ता हुआ वहां तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन जब कई मिनट बीत जाने के बावजूद पर याद ना आया तो वह खुद ही उसकी तलाश में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे फिर उसी चक्कर खाती हुई सड़क पर सफर कर रहे थे, लेकिन कार फयाज ही चला रहा था और इमरान ने फिर पिछली सीट संभाल ली थी। फयाज बड़बड़ाने लगा। उस वक्त तुम्हारी जगह कोई और होता तो चैन से घर पर पड़ा सो रहा होता। इमरान ने जल्दी से जुमला पूरा कर दिया। बकवास मत करो, फयाज ने कहा। मामला 50,000 पर तय हुआ है। कैसा मामला? सरदारगढ़ में तुम्हारा निकाह नहीं होगा, फयाज ने कहा। हाय, फिर क्या यूं ही मुफ्त में मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? एक बहुत ही दिलचस्प केस है। यार फयाज, मैं तंग आ गया हूँ। तुम्हारी सुबह से पहली बार इस किस्म का जुमला सुन रहा हूँ, फयाज ने हैरत जाहिर की। सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि लफ्ज केस मेरे सामने ना दोहराया करो। केस, लाहौल विला कुव्वत। मैंने अक्सर दाइयों को बच्चे पैदा कराते वक्त केस ही कहते सुना है। सुनो इमरान, बोर न करो। ऐसा दिलचस्प मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। खत्म करो, मुझे नींद आ रही है, इमरान ने अपने ऊपर कंबल डालते हुए कहा। फिलहाल मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के सामने कोई ऐसी हरकत न करना जिससे वे बुरा मान जाए। मामला ऐसा है कि वह सरकारी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर करना भी चाहे तो कम से कम मेरा डिपार्टमेंट उसे हंसकर ही टाल देगा। फयाज बड़बड़ाता रहा और इमरान के खर्राटे कार में गूंजते रहे। इतनी जल्दी सो जाने का मतलब था कि इमरान कुछ सुनना नहीं चाहता था। खर्राटे इस बात की गवाही दे रहे थे। सरदारगढ़ पहाड़ी इलाका था। अब से 50 साल पहले यहाँ का खाक उड़ती रहती थी, लेकिन मिट्टी के तेल का भंडार मिलने के बाद यहाँ अच्छा खासा शहर बन गया था। शुरू में यहाँ सिर्फ गरीब लोगों की आबादी थी। धीरे धीरे यहाँ आबादी फैलती गई और फिर एक दिन सरदारगढ़ आधुनिक शहर बन गया। पहले सिर्फ मिट्टी के तेल के कुओं की वजह से उसकी अहमियत थी,
लेकिन अब इसकी गिनती मशहूर हिल स्टेशनों में भी होने लगी थी और यहाँ की नाइट क्लब दूर दूर तक मशहूर थे। कैप्टन फयाज ने कार नाइट क्लब के सामने रोक दी। टाउन हॉल के क्लॉक टावर में अभी अभी 11 बजाए थे और यह नाइट क्लबों के जागने का वक्त था। मगर इमरान के खर्राटे शबाब पर थे। फयाज जानता था कि वह सो नहीं रहा है। खर्राटे बिल्कुल बनावटी है, लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। ये और बात है कि वह कार के करीब से गुजरने वालों से आंखें मिलाते हुए शर्मा रहा था। बेकार के करीब से गुजरते वक्त पल भर रुककर खर्राटे सुनते और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। ओ मरदूद, फयाज झल्लाकर उसे झिंझोड़ने लगा। पहले तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, फिर अचानक वो कल आकर उसने खुले दरवाजे से छलांग लगा दी। मगर इस बार चोट उसी को लगी। मकसद शायद यह था कि सड़क पर गिरने की सूरत में फयाज नीचे होगा और वो खुद ऊपर। मगर फयाज बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया और इमरान जो झोंक में था औंधे मुंह सड़क पर चला आया। अलबत्ता उसकी फुर्ती भी काबिले तारीफ थी। शायद ही किसी ने उसे गिरते देखा हो। दूसरे पल में वह इतने सुकून के साथ फयाज के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था जैसे कोई बात ही ना हुई हो। हाँ, तो अब हम कहाँ हैं? इमरान ने ऐसे अंदाज में पूछा जिसमें ना तो शर्मिंदगी थी और ना बेइत्मीनान। फयाज पर हंसी का दौरा पड़ गया था। इमरान आराम से खड़ा रहा। आखिर फयाज बोला, कपड़े तो झाड़ लो। और इमरान बड़ी होशियारी से फयाज के कपड़े झाड़ने लगा। अबे झेप ना मिटाओ। फयाज फिर हंस पड़ा। तुम हमेशा उटपटांग बातें किया करते हो। इमरान बिगड़ गया। चलो चलो, फयाज से धकेल कर इमारत की तरफ बढ़ा। वे दोनों हॉल में दाखिल हुए। अभी बहुत सी मेज़ें खाली थी। फयाज ने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर एक मेज़ चुन ली और वे दोनों कुर्सियां पर जा बैठे। एक वेटर ने करीब आकर उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इमरान ने उठकर उससे हाथ मिलाते हुए कहा, बच्चे खैरियत से तो है? जी साहब। ही। वेटर पौखलाकर हंसने लगा और फयाज ने इमरान के पैर में पड़ी बेदर्दी से चुटकी ली। इमरान ने सी करके वेटर का हाथ छोड़ दिया। खाने में जो कुछ भी हो लाओ, फयाज ने वेटर से कहा और वेटर चला गया। जिन लोगों ने इमरान को वेटर से हाथ मिलाते देखा था वे अब भी उन दोनों को घूर रहे थे। फयाज को फिर से ताव आ गया और गुस्से में बोला, तुम्हारे साथ वही रह सकता है जिसे अपनी इज्जत का पास ना हो। आजकल फ्री पास और कंसेशन बिल्कुल बंद है। इमरान ने सिर हिलाकर कहा और होठ सिकोड़कर चारों तरफ देखने लगा। फयाज, परवाह न करो। इमरान ने थोड़ी देर बाद संजीदगी से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। क्या मैं नहीं समझता कि यह पेरिसियन नाइट क्लब है? मैं कब कहता हूँ कि तुम सरदारगढ़ पहली बार आए हो? फयाज बोला। अचानक उसका मूड बदल गया था। हो सकता है कि ये इमरान की संजीदगी का असर रहा हो। मैं रोज बाकायदा तौर पर अखबार पढ़ता हूँ। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर? आज से 1 हफ्ता पहले इसी हॉल में एक छोटा सा नीला परिंदा उड़ रहा था। इमरान धीरे से बोला। ओहो, तो तुम समझ गए। फयाज की आवाज में दबी हुई खुशी थी। मगर तुम इसे यह न समझना कि मुझे किसी ऐसे परिंदे के वजूद पर यकीन भी है। तो फिर क्या बात हुई? फयाज ने मायूसी से कहा। मतलब यह है कि अपने तौर पर पता लगाए बगैर मैं ऐसे किसी परिंदे के वजूद पर यकीन नहीं कर सकता और तुम पता लगाए बगैर मानोगे नहीं। फयाज ने चहक कर कहा। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। इमरान ने टाइट होते हुए कहा। मुझे क्या बड़ी है बेकार में अपना वक्त बर्बाद करूं। वह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। जबरदस्ती? तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इमरान की खोपड़ी फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा, मैं करूँगा, मगर नहीं। बेटर खाना ला रहा है। मैं फ़िलहाल खाना खाकर 1 कप चाय पीऊँगा, इसीलिए बकवास बंद। खाने के दौरान सचमुच खामोशी रही। शायद फयाज भी बहुत ज़्यादा भूखा था। खाने के बाद चाय के दौरान फिर वही बात शुरू हो गई। जमील का बयान यही है, मैंने वही मेज़ चुनी है जिस पर उस दिन जमील था। क्या? इमरान उछलकर खड़ा हो गया। यानी यही मेज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, यही। ऐ खुदा के लिए संजीदगी से सुनो। बैठ जाओ। वाह रे आपकी संजीदगी। इमरान चरित हाथ में चाहता हुआ बोला। सांप के फन पर बिठा दो मुझे। लानत भेजता हूँ ऐसी दोस्ती पर। फयाज ने उसे खींचकर बिठा दिया और कहा, तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो। मैं उन लोगों से वादा कर चुका हूँ। किन लोगों से? जमील के खानदान वालों से। अच्छा,
तो शुरू हो जाओ, मैं सुन रहा हूँ। जमील इसी मेज पर था। फिर मूड खराब कर रहे हो मेरा, इमरान डरी हुई आवाज से बोला, बार बार यही जुमला दोहरा कर। हुश। दर्जनों आदमियों ने उस परिंदे को हॉल में चक्कर लगाते हुए देखा था। वह कुछ पल हवा में चकराता रहा, फिर अचानक जमील पर गिर पड़ा। अपनी बारीक सी चोंच उसकी गर्दन में उतार दी। जमील का बयान है कि उसे उसकी चोंच अपनी गर्दन से निकालने के लिए काफी ताकत भी लगानी पड़ी थी। बहरहाल उसने उसे खींचकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। दूर बैठे हुए लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए हंसने लगे। उनके साथ वह भी हंसता रहा, लेकिन वह ज्यादा देर तक यहाँ नहीं बैठ सका, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन में बिच्छू ने डंक मार दिया हो। लेकिन फिर यह तकलीफ 1 घंटे से ज्यादा न रही। रात भी वह सुकून से सोया और जब दूसरे सुबह जागा तो अपने सारे जिस्म पर बड़े बड़े धब्बे पाए। तौर पर चेहरा बिल्कुल ही खराब हो गया था। अब अगर तुम उसे देखो तो पहली नजर में सफेद दाग का कोई बहुत पुराना मरीज मालूम होता होगा। कहने का मकसद यह है कि वह दाग उसी परिंदे के हमले का नतीजा है, इमरान बोला। यकीनन। क्या डॉक्टरों की राय यही है? डॉक्टर उसे सफेद दाग मानने से हिचकिचा रहे हैं। जब टेस्ट किया गया है और उसी की बिना पर डॉक्टर कोई साफ राय देते हुए भी हिचकिचा रहे हैं। उनके बारे में रिपोर्ट क्या है? खून में बिल्कुल नए किस्म के वायरस पाए गए हैं जो डॉक्टरों के लिए बिल्कुल नए हैं। ओह अच्छा, रिपोर्ट की एक कॉपी तो मिल ही जाएगी। जरूर मिल जाएगी, फयाज ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। मगर उसके खानदान वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन से क्यों मदद चाहते हैं? इस बीमारी का सुराग तो डॉक्टर ही पा सकेंगे। हालात कुछ इसी किस्म के हैं, फयाज सिर हिलाकर बोला। अगर वाकई यह कोई बीमारी है तो उस परिंदे ने जमील ही को क्यों चुना था जबकि पूरा हॉल भरा हुआ था? यह दलील बेतुकी है। पूरी बात भी सुनो। अगर अचानक उस दिन वह इस बीमारी में ना फंस गया होता तो उसकी मंगनी तीसरे ही दिन एक बहुत ऊंचे खानदान से हो जाती। अच्छा, अब तुम खुद सोचो। सोच रहा हूँ, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर कुछ देर बाद बोला, गर्दन के जख्म के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? कैसा जख्म? दूसरी सुबह उस जगह सिर्फ एक निशान दिख रहा था, जैसे गर्दन में पिछले दिन इंजेक्शन दिया गया हो। और अब तो शायद खुद जमील भी यह न बता सके कि परिंदे ने किस जगह चोट लगाई थी। खूब। इमरान तिरछी नज़रों से एक तरफ देखता बड़बड़ाया। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर इमरान ने पूछा, अच्छा सुपर फयाज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह कि तुम इस सिलसिले में जमील के खानदान वालों की मदद करो। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? जमील की मंगनी तो होने से रही। तुम मुझे उन लोगों का पता बताओ जिनके यहाँ जमील की मंगनी होने वाली थी। उससे क्या होगा? मेरी मंगनी होगी। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं शादी के बगैर ही मर जाऊं? तुम मंगनी और शादी नहीं समझते, उल्लू कही के। हाँ, इमरान काम की बात करो। फयाज साहब, पता। अच्छा, तो क्या तुम यह समझते हो कि यह उन्हीं लोगों की हरकत है? उनका ताल्लुक परिंदों की किसी नस्ल से है तो यकीनन उन्हीं की होगी। और मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर मैं किसी बहेलिये का दामाद बन जाऊं। तुम फिर बहकने लगे। फयाज डियर, पता। फयाज कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, वो यहाँ का एक बहुत बड़ा खानदान है, नवाब जावेद मिर्ज़ा का खानदान। परवीन जावेद मिर्ज़ा ही की इकलौती लड़की है और जावेद मिर्ज़ा बेपनाह दौलत का मालिक है। आहा, इमरान अपनी रानें पीटता हुआ बोला, तब तो अपनी चांदी है। बकवास बंद नहीं करोगे? अच्छा, खैर हटाओ। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, जमील किस हैसियत का आदमी है? जाहिर है कि वह भी दौलतमंद ही होगा, वरना जावेद मिर्ज़ा के यहाँ रिश्ता कैसे हो सकता? और अब तो जमील की दौलत में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी एक पुश्तैनी ज़मीन में तेल का बहुत बड़ा जखीरा मिला है। ज़मीन का अकेला मालिक है, 100%। खानदान के दूसरे लोग हकीकत में उसकी पकड़ में हैं, या दूसरे अल्फाज में उसके नौकर समझ लो। 3 चाचा, 2 मामा, चचेरे भाई कई, और चचेरी बहनें बहुत सारी। उनमें से कोई ऐसी भी है जिसकी उम्र शादी के काबिल हो? मेरे ख्याल है कि खानदान में ऐसी 3 लड़कियां हैं। जमील के कारोबार की तफसील के लिए और पूछताछ करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ उसके 2 बड़े कारखाने हैं। एक ऐसा है जिसमें मिट्टी के तेल के बैरल डाले जाते हैं, दूसरे में मिट्टी के तेल की सफाई होती है। तो कहिए वह भी काफ़ी मालदार है। इमरान सिर हिलाकर बोला,
लेकिन क्या कुछ जमील ही ने तुमसे बातचीत की थी? नहीं, उसने तो लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया है। अब वह घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो क्या मैं उसे ना देख सकूंगा? कोशिश यही की जाएगी कि तुम उसे देख सको। वैसे वह मेरे सामने भी नहीं आया था। तुमने ये नहीं बताया कि यह केस तुमको किससे मिला? उसके चाचा सज्जाद से। उससे मेरी पुरानी जान पहचान है। अब हम कहाँ चलेंगे? मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें जमील की कोठी में पहुंचा दूं, लेकिन खुदा के लिए बहुत ज़्यादा कोई बोरियत न फैलाना। तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं होता। मेरी फिक्र तो तुम किया ही ना करो। मेरी इज्जत जरा वाटरप्रूफ किस्म की है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उल्लू समझे। हालांकि तुमसे बड़ा उल्लू आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। इमरान ने संजीदगी से कहा, लव एक्सीडेंट मुझे भी दो। मैं भी अब बाकायदा तौर पर सिगरेट शुरू कर दूंगा। कल ही एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि जिन पैसों पर घी दूध खाते हो, अगर उन्हीं के सिगरेट पियो तो क्या हर्ज है। अच्छा, बकवास बंद करो। फयाज उसकी तरफ सिगरेट केस बढ़ाते हुए बोला। इमरान ने सिगरेट केस लेकर अपनी जेब में रख लिया। वे दोनों कुर्सियों से उठ गए। क्या मतलब? फयाज ने कहा, तुम्हारे पास सिगरेट है? अब मैं आज तो सिगरेट खरीदने से रहा। फयाज होठों ही होठों में कुछ बड़ा कर खामोश हो गया। जमील की कोठी बड़ी शानदार थी और उसका फैलाव बहुत ज़्यादा था। शायद हो सकता है उसकी बनावट इस अंदाज में की गई हो कि पूरा खानदान उसमें रह सके। लगभग 25 कमरे ज़रूर रहे होंगे। फयाज इमरान को पिछली रात ही यहाँ पहुँचा गया था और फयाज वहाँ इतनी ही देर ठहरा था जितनी देर में उसने सज्जाद और उसके दूसरे भाइयों से इमरान का परिचय कराया था। इमरान ने बाकी रात सुकून से गुजारी, यानी सुबह तक इत्मीनान से सोता रहा। दिन के उजाले में लोगों ने इमरान के बारे में कोई अच्छी राय नहीं कायम की, क्योंकि वह सूरत ही से एक नंबर का बेवकूफ़ लगता था। चाय उसने अपने कमरे में अकेले पी और फिर बाहर निकलकर एक एक से अमजद साहब के बारे में पूछने लगा। लेकिन सब ने इस नाम को पहली बार सुना था। कोई अमजद साहब के बारे में उसे ना बता सका। आखिर सज्जाद आ टकराया। इमरान ने उससे भी अमजद साहब के बारे में पूछा। यहाँ तो कोई अमजद नहीं है, सज्जाद ने कहा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके चेहरे पर सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ उसकी नाक थी। तो फिर शायद मैं गलत जगह पर हूँ, इमरान ने मायूसी से कहा। कैप्टन फयाज ने कहा था कि अमजद साहब मेरे पुराने साथी है और उनके भतीजे। अमजद नहीं, सज्जाद। सज्जाद ने कहा, मैं सज्जाद हूँ। नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह याद है अमजद। अगर आप सज्जाद कहते हैं तो फिर यही सही होगा। आपके भतीजे साहब, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है जनाब, सज्जाद बोला। वह कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। हम सब खुशामद करते करते थक गए। मुझे वो कमरा ही दिखा दीजिए। आइए फिर कोशिश करें। हो सकता है कि, मगर मुझे उम्मीद नहीं। गलियारों से गुजरने के बाद वे एक कमरे के सामने रुक गए। इमरान ने दरवाज़ा को धक्का दिया, लेकिन अंदर से बंद था। सज्जाद ने आवाज़ दी, लेकिन अंदर कोई सिर्फ खास कर रह गया। इतने में इमरान ने जेब से सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सज्जाद को पेश किया और दूसरा खुद सुलगा लिया। सज्जाद ने सिगरेट सुलगाकर फिर दरवाजे पर दस्तक दी। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, अंदर से एक भर्राई हुई आवाज़ आई। जमील बेटे, दरवाज़ा खोल दो, बाहर आओ। देखो, मैंने एक नया इंतज़ाम किया है। हमारे दुश्मनों की गर्दनें नाली में रगड़ दी जाएगी। चाचा जान, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं। बेकार है, इस कमरे से मेरी लाश ही निकलेगी। देखा आपने, सज्जाद धीरे से इमरान से कहा, और इमरान सिर हिलाकर रह गया। फिर सज्जाद खामोश होकर कुछ सोचने लगा। साथ ही वह सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। अचानक उसके चेहरे के करीब एक धमाका हुआ और सिगरेट की धज्जियां उड़ गई। अरे क्या हुआ? सज्जाद चीख मारकर जमीन पर ढेर हो गया। क्या हुआ? अंदर से कोई चीखा। फिर दौड़ने की आवाज़ आई और दरवाजे झटके के साथ खुल गया। दूसरे पल में इमरान के सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था, जिसके चेहरे पर बड़े बड़े सफ़ेद दाग थे। उसने झपट कर सज्जाद को ज़मीन से उठाया और सज्जाद इमरान की तरफ देखकर दहाड़ा, ये क्या बेहूदगी है?
अरे खुदा की कसम, इमरान हकलाने लगा। ये क्या हुआ? ज़मीनी सज्जाद को चीन जोड़कर कहा। ये क्या था? कुछ नहीं। सज्जाद इमरान को गुस्से से बोलता हुआ हाफ रहा था। आप कौन हैं? जमील इमरान की तरफ मुड़ा, लेकिन फिर दूसरे ही पल में दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर कमरे में चला गया। दरवाज़ा फिर बंद हो चुका था। मुझे बताइए कि इस बेहूदगी का क्या मतलब था? सज्जाद इमरान के चेहरे के करीब हाथ हिलाकर चीखा। घर के कई दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए थे। देखिए, कहता हूँ, इमरान भर्राई हुई आवाज़ में बोला। यह कैप्टन फयाज की हरकत है। उसने मेरे सिगरेट केस से अपना सिगरेट केस बदल लिया है। देखिए, सिगरेट केस पर उसका नाम भी मौजूद है। इमरान ने सिगरेट केस उसे पकड़ा दिया। यह सिगरेट उसकी तरफ से मेरे लिए था। इमरान फिर बोला। मुझे बहुत अफसोस है। लाहौल विला कुव्वत, आप जले तो नहीं? वह आगे झुककर उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। अगर यह मजाक था तो मैं ऐसे मजाक लानत भेजता हूँ। सज्जाद नाखुश होते हुए बोला। मैं नहीं जानता था कि फयाज अभी तक बचपन ही के दायरे में है। मैं फयाज से सुलझ लूंगा सज्जाद। इमरान की अपनी मुट्ठियां बंद करते हुए बोला। दूसरे लोग सज्जाद से धमाके के बारे में पूछने लगे और सज्जाद ने सिगरेट फटने की बात दोहराते हुए कहा, इस तरह अचानक हादसा फिर हो सकता है। फयाज को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने उसके सिगरेट केस से अपना सिगरेट बदल लिया है। अब सोचता हूँ कहीं फयाज ने मुझसे भी तो मजाक नहीं किया है। ज़रूर किया होगा। इमरान बेवकूफ़ी के अंदाज में पलके झपकाता बोला। आपका ओहदा क्या है? सज्जाद ने उससे पूछा। शोधा? मेरा कोई शोधा नहीं है। लाहौल बिला कुव्वत, क्या आप मुझे लफंगा समझते हैं? लिखा होगा वही साला फयाज। एक बार फिर लाहौल बिला कुव्वत। आप ऊंचा भी सुनते हैं? सज्जाद उसे घूरने लगा। मैं ऊंचा नीचा सब कुछ सुनता हूँ। इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला और सिगरेट केस से दूसरा सिगरेट निकालने लगा। फिर इस तरह चौंका जैसे धमाके वाली बात भूल ही गया हो। उसने झल्लाहट के साथ सारे सिगरेट तोड़कर फेंक दिए और सिगरेट केस को ज़मीन पर रख पहले तो उस पर घूंसे बरसाता रहा, फिर खड़ा होकर जूतों से रौंदने लगा। नतीजा ये हुआ कि सिगरेट केस की शक्ल ही बिगड़ गई। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ हैरत से देख रहे थे। मैंने आपका ओहदा पूछा था, सज्जाद बोला। मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इमरान की आवाज़ कुछ अजीब थी। मैं अभी वापस जाऊंगा। फयाज की ऐसी की तैसी। लाहौल बिला कुव्वत, क्या कहते हैं इसे? वैसी की जैसी, ऐसी की तैसी। एक लड़के ने हंसते हुए उसकी बात पूरी की। जी हाँ, ऐसी की तैसी, शुक्रिया, इमरान ने कहा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। लड़की ने सज्जाद का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले आई। यह आदमी बड़ा घाघ मालूम होता है, उसने सज्जाद से कहा। बिल्कुल गधा। नहीं डैडी, मैं ऐसा नहीं समझती। जमील भाई को कमरे से निकालने की एक बेहतरीन तदबीर थी। ये बताइए कि पहले भी कोई इसमें कामयाब हो सका था? खुद फयाज साहब ने भी तो कोशिश की थी। सज्जाद कुछ न बोला। उसके माथे पर लकीरें उभर आई। उसने थोड़ी देर बाद कहा, तुम ठीक कहती हो सईदा, बिल्कुल ठीक, मगर कमाल है, सूरत से बिल्कुल गधा मालूम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही लोग ज़्यादा कामयाब समझे जाते हैं। इमरान गलियारे से कुछ इस अंदाज में रुखसत हुआ था जैसे अपने कमरे में पहुंचते ही वहां से रवाना हो जाने की तैयारी शुरू करेगा। अब क्या किया जाए? सज्जाद ने सईदा से पूछा। आप जाकर उसे रोकिए। मैं नहीं, तुम जाओ। अच्छा, मैं ही रोकती हूँ। सईदा उसके कमरे में आई और जहाँ इमरान रुका हुआ था। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। उसने दस्तक दी लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिर तीसरी दस्तक देने के बाद उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरा खाली था लेकिन इमरान का सामान वैसे ही मौजूद था। फिर नौकरों से पूछने पर मालूम हुआ कि इमरान खाली हाथ बाहर गया है। पेरिसियन नाइट क्लब दिन में भी आबाद रहता था। वजह यह थी कि वहाँ रहने के लिए कमरे भी मिलते थे और वहाँ रुकने वाले परमानेंट मेंबर कहलाते थे। और फिर चूंकि यह सीज़न का ज़माना था, इसे यह 24 घंटे की सर्विस चलती थी। इमरान ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर चारों तरफ देखा और फिर एक कोने में जा बैठा। उसके पीछे खिड़की थी। उसने वेटर को बुलाकर आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। हालांकि भीड़ इस वक्त भी अच्छी खासी थी। मैं थोड़ी देर तक आइसक्रीम खाता रहा। फिर अचानक किस तरह उतना कि सीने के बल मेज पर गिरा और फिर वह इस तरह कपड़े झाड़ झाड़ कर उछल कूद कर रहा था
जैसे कपड़ों में शहद की मक्खियां घुस गई हो। हॉल में उस वक्त ज़्यादा आदमी नहीं थे। बहरहाल जितने भी थे वो अपनी जगह पर बैठे तो नहीं रह सकते थे। क्या बात है, क्या हुआ? किसी ने पूछा। परिंदा, इमरान एक कुर्सी पर हाँफता हुआ बोला। फिर उसने उस खिड़की की तरफ इशारा किया जिसके करीब बैठकर उसने आइसक्रीम खाई थी। परिंदा, एक लड़की ने डरी हुई आवाज में दोहराया और फिर लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। वेटरों ने झपट झपट के सारी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन इतने में एक भारी भरकम आदमी इमरान के करीब पहुंच गया और वह सूरत से कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता था। उसका चेहरा किसी बुलडॉग के चेहरे से मिलता जुलता था। परिंदा इमरान के कंधे पर हाथ मारकर गुर्राया। जरा मेरे साथ आइए। क्यों? इसलिए कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। उसने इमरान के बगलों में हाथ देखकर उसे कुर्सी से उठा दिया। इमरान को उसके इस रवैये पर हैरत जरूर हुई, लेकिन वह खामोश रहा और उसने उसे इस बात का मौका नहीं दिया कि वो बगलों में हाथ दिए हुए ही उसे अपने साथ ले जाता। मैनेजर ने उसे अपने कमरे में खींचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इमरान उस वक्त पहले से भी ज़्यादा बेवकूफ़ दिख रहा था। क्या? किसका था? परिंदे का। इमरान को घूरता हुआ गुर्राया। किस्सा तो मुझे याद नहीं, इमरान ने बड़ी सादगी से कहा, लेकिन परिंदा ज़रूर था, नीला, और वह तुम्हारी गर्दन में लटक गया। क्यों? नहीं लटक सका, मैं दावे से कहता हूँ। तुम्हें किसने भेजा है? उसने मेज का दराज खोलकर लोहे का एक 2 फुट का लंबा एक रूल निकालते हुए कहा। किसी ने नहीं, मैं घर वालों से छिपकर यहाँ आया था, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी नज़रें लोहे के इस रूल पर थी। मैं तुम्हारी हड्डियाँ भूसा कर दूंगा, मैनेजर गर्दन टाइट करके बोला। क्या वालिद साहब ने ऐसा कहा है? इमरान ने डरी हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? अच्छा, तुम ही बताओ कि कौन भेज सकता है, इमरान ने सवाल किया, लेकिन मैनेजर रूल संभाल कर उस पर टूट पड़ा। इमरान अरे करता हुआ एक तरफ हट गया। रूल दीवार पर पड़ा और मैनेजर फिर पलटा। दूसरा हमला भी खतरनाक था, लेकिन इस बार मैनेजर अपनी ही झोंक में मेज से जा टकराया और फिर मैं इसके साथ ही खुद भी उलट गया। मौका था, इमरान चाहता तो इतनी देर में दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल सकता था, मगर वह बेवकूफ़ी की तरह अरे अरे ही करता रहा। आपके कहीं चोट तो नहीं आई? इमरान ने उस वक्त पूछा जब वह दूसरी तरफ हाथ टेक कर उठ रहा था। उसके इस जुमले पर मैनेजर को इतना ज़बरदस्त गुस्सा आया कि वो एक बार फिर उल्टी हुई मेज़ पर ढेर हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर जो दोबारा उठने की कोशिश करता हुआ गुर्राया। आप बेकार में नाराज़ हो रहे हैं चचा जान, इमरान ने बहुत ही सादगी से कहा। आप यकीनन वालिद साहब के दोस्त मालूम होते हैं। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आइंदा मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैनेजर सामने खड़ा उससे बोल रहा था और इसका सीना सांस के उतार चढ़ाव के साथ फूल चिपक रहा था। जी हाँ, इमरान बेवकूफ़ों की तरह सिर हिलाकर बोला। वालिद साहब कहते हैं कि जहाँ औरतें भी हो वहाँ न जाया करो। जी हाँ, कान पकड़ता हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मैनेजर फिर भी कुछ न बोला। वह एक कुर्सी पर बैठकर इमरान को घूरने लगा। इमरान भी सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके इस रवैये ही ने मैनेजर को उलझन में डाल दिया, वरना यह बात वह भी सोच सकता था कि इमरान अगर भागना चाहता तो वह उसे रोक न पाता। परिंदा, तुमने अपनी आंखों से देखा था? थोड़ी देर बाद पूछा। मेरी गर्दन से टकराया था। मुझे परों की हल्की सी झलक दिखाई दी थी, फिर मैं नहीं जानता कि वह किधर गया। बकवास, बिल्कुल बकवास। मेरे क्लब को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं। तुम बस यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कभी यहाँ तुम्हारी शक्ल न दिखाई दे, समझे? इमरान सोचने लगा, फिर सिर हिलाकर बोला, यह कोई दूसरा मामला मालूम होता है। आप मालिक साहब के दोस्त नहीं हैं, क्यों? चले जाओ, मैनेजर गला फाड़कर बोला। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो दोस्त। इमरान अचानक संजीदा हो गया। तुम कौन हो? मैं सैलानी हूँ और मैंने उस नीले परिंदे के बारे में अखबारों में पढ़ा था। सब बकवास है, मैनेजर गुर्राया। वह परिंदा उस कुत्ते जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। क्लब को बदनाम करने का एक गलत तरीका है। तब तो ज़रूर यही बात हो सकती है
और मैं सच कहता हूँ कि मुझे भी इस कहानी पर यकीन नहीं आया है। अभी तुमने क्या स्वांग भरा था? मैनेजर फिर झल्लाकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, यह मेरा पेशा है, इमरान हाथ उठाकर बोला। क्या पेशा? मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ, चंदन नगर का मशहूर अखबार भोर हुई, नाम सुना होगा तुमने। मैं सही बात मालूम करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम झूठे हो, मैनेजर गुर्राया। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठा हूँ? मुझे सही मालूमात हासिल करनी है, वरना मैं अब तक यहाँ ठहरता क्यों? मेरा सिर इतना मजबूत नहीं है कि लोहे की रॉड से मोहब्बत कर सके। तो तुमने परिंदे का नाम इस तरह क्यों लिया था? सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे खुलकर बातचीत कर सको। तुमने गुस्से में इस बात का इजहार कर दिया कि यह तुम्हारे क्लब को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। क्या तुमने दूसरे अखबार के रिपोर्टरों से भी यही कहा होगा? नहीं, मैनेजर अपने होठों पर जुबान फेरकर बोला। क्यों? लेकिन मैनेजर ने जो इस क्यों का कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने सिर हिलाकर कहा, तुमने इसलिए इस बात का इजहार नहीं किया कि जमील शहर का एक बहुत बड़ा आदमी है। इस पर मैनेजर ने शहर के उस बड़े आदमी को गंदी सी गाली दी और फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम खुल्लम खुल्ला नहीं कह सकते। जाहिर है कि तुम्हारा क्लब उन्हीं बड़े आदमी की वजह से चलता है। मैनेजर ने तमाम बड़े आदमियों के लिए भी वही काली गाली दोहराई और अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट तलाशने लगा। ठीक है, इमरान मुस्कुराकर बोला, मैं तुमसे हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन मुझे सही बात का जानना जरूरी है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वह परिंदा जमील के अलावा और किसी को नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जमील तुम्हारे क्लब को बदनाम क्यों करना चाहता है? मैंने इलेक्शन में उसके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, मैनेजर बोला। मगर मेरा ख्याल है उसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, इमरान ने कहा। वह खुद हिस्सा नहीं लेता, मगर अपने उम्मीदवार खड़े करता है और उसकी यही कोशिश होती है कि इस इलाके में उसके उम्मीदवार के अलावा और कोई कामयाबी हासिल न कर सके। अच्छा, खैर, हाँ, मगर इलेक्शन का नतीजा क्या निकला था? उसके 2 उम्मीदवार कामयाब न हो सके और वह इसके बावजूद भी तुम्हारे क्लब में आता रहा। इसी पर तो मुझे हैरत थी। लेकिन उस परिंदे वाले मामले ने मेरी आंखें खोल दी। वह इस तरह बदला लेना चाहता है। आधे से ज़्यादा परमानेंट मेंबरों ने क्लब में आना छोड़ दिया है और रोज़ाना के ग्राहकों में भी कमी आ गई है। अच्छा, अगर यह साजिश है तो मैं देख लूँगा, इमरान बोला। और मैं यहाँ से उस वक्त तक न जाऊँगा जब तक कि यह हकीकत मैं मालूम कर लूँ। मैनेजर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर यकीन और रक्षक की कशमकश के आसार दिख रहे थे। शाम बड़ी सुहानी थी। सूरज दूर की पहाड़ियों की तरफ झुक रहा था और कांपती हुई लाली जैसी धूप हरी हरी चट्टानों पर बिखरी हुई थी। इमरान चलते चलते अचानक मुंह के बल गिर पड़ा। पहले तो छोटी छोटी बच्चियों ने ठहाका लगाया, लेकिन जब इमरान उठने के बजाय चुपचाप औंधा पड़ा ही रहा तो बच्चियों के साथ वाले की तरफ दौड़ पड़े। उनमें से 2 जवान लड़कियां थी और 3 मर्द। एक ने इमरान को सीधा किया और फिर अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, बेहोश हो गया है, देखिए कहीं सिर तो नहीं फटा। एक लड़की बोली और वह आदमी इमरान का सिर टटोलने लगा। ये लोग अपने कपड़ों की वजह से अमीर घराने के मालूम हो रहे थे। नहीं, फिर महफूज है, नौजवान बोला। यह शायद किसी किस्म का दौरा है, क्या कहते हैं उसे? मिर्गी। इमरान को होश में लाने की कोशिश करने लगा। सामने की एक आलीशान इमारत और यहाँ से उसकी दूरी ज्यादा नहीं थी। यह नवाब जावेद मिर्जा की कोठी थी। अब क्या करना चाहिए? नौजवानों में से एक ने कहा। ये बेचारा कब तक पड़ा रहेगा, क्यों ना हम इसे उठाकर कोठी में ले चले। लड़कियों ने भी इस बात पर हामी भरी, लेकिन तीसरा जो सबसे अलग थलग खड़ा था मुंह बनाकर बोला, मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? एक लड़की झल्लाकर उसकी तरफ मुड़ी। यह मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मालूम होता। बुरा ही सही, लड़की ने मुंह बनाकर कहा। दुनिया का कोई आदमी फरिश्ता नहीं होता। इमरान को ज़मीन से उठाया गया, लेकिन वह तीसरा अलग ही रहा। हालांकि वे दोनों उसकी मदद की ज़रूरत महसूस कर रहे थे। जो त्यों करके वह कोठी में दाखिल हुए और सबसे पहला कमरा जो उनकी पहुंच में था उसमें इमरान को लिटा दिया गया। मैं उसे होश में लाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार। आखिर थक हार कर उन्हें डॉक्टर को फ़ोन करना पड़ा। यह बंद रहा है, उस आदमी ने कहा जिसने उसे बुरा आदमी कहा था। तुम बेवकूफ़ हो, लड़की बोली।
हो सकता है शौकत का ख्याल ठीक हो, दूसरे ने कहा। तुम भी बेवकूफ़ हो, पहले ने कुछ नहीं कहा। दूसरी लड़की भी खामोश हो गई। अच्छा, मैं इसे होश में लाता हूँ, शौकत आगे बढ़कर बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़की ने कड़ी आवाज़ में कहा। डॉक्टर आ रहा है। तुम्हारी मर्जी। शौकत बुरा सा मुंह बनाते हुए पीछे हट गया। इतने में एक बूढ़ा कमरे में आया। उसकी उम्र 70 के आसपास रही होगी, लेकिन सेहतमंद था। सफ़ेद बालों में भी वह जवान लगता। क्या बात है, ये कौन है? एक राहगीर, लड़की ने कहा। चलते चलते गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन है कौन? पता नहीं, तब से अब तक बेहोश है। ओह, तुम लोगों को बिल्कुल अकल नहीं। हटो इधर, मुझे देखने दो। बूढ़ा पलंग के करीब पहुंचकर बोला। आदमी हैसियत वाला मालूम होता है, उसकी जेब में विजिटिंग कार्ड जरूर होगा। तुम लोग अब तक मारते रहे हो। उसने इमरान की जेब टटोलने के बाद आखिरकार एक विजिटिंग कार्ड निकाल ही लिया और उस पर नजर डालते ही उसने ठहाका लगाया। देखा परवीन, मैं ना कहता था कि कोई हैसियत वाला आदमी है। ये देखो, राजकुमार सितवत जा। राजकुमार सितवत जा, शौकत ने बुरे अंदाज में दोहराया। परवीन बूढ़े के हाथ से कार्ड लेकर देखने लगी। हो सकता है यह मुझसे मिलने के लिए ही इधर आया हो, बूढ़े ने कहा। शौकत दूसरी लड़की के करीब खड़ा धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। अचानक वह लड़की बूढ़े से बोली, शौकत भाई का ख्याल है कि वह शख्स बेहोश नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? बूढ़े ने लड़की से पूछा। बात यह है कि अब तक होश में आ जाना चाहिए था, लड़की ने कहा। यानी तुम भी यही समझती हो कि बन रहा है? जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, तो इस मामले में जिसे भी शौकत की बात ठीक लगती है वो अपने हाथ उठा दे, बूढ़े ने उनकी तरफ देखकर कहा। परवीन के अलावा सबने हाथ उठा दिए। क्यों, तुम उन लोगों से सहमत नहीं हो? बूढ़े ने उससे पूछा। नहीं अब्बा हुजूर। अच्छा, तो तुम यही ठहरो और तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, बूढ़े ने हाथ झटक कर कहा। परवीन के अलावा बाकी लोग चले गए। नवाब जावेद मिर्जा अपनी बातों में झक्की था और उसके जहन में जो बात बैठती पत्थर की लकीर हो जाती। जो लोग उससे किसी बात पर सहमत ना होते उन्हें आम तौर पर नुकसान ही में रहना पड़ता था। उसके तीनों भतीजे शौकत, इरफान, सफदर और भांजी रेहाना उस वक्त धोखे में ही रहे, इसीलिए उन्हें उसके गुस्से का शिकार होना पड़ा। उन्हें यह नहीं मालूम था कि नवाब जावेद मिर्ज़ा की राय अलग होगी। मेरा ख्याल भी कभी गलत नहीं होता, जावेद मिर्ज़ा ने परवीन की तरफ देखकर कहा। या होता है? कभी नहीं। इतने में डॉक्टर आ गया। वह काफ़ी देर तक इमरान को देखता रहा, फिर जावेद मिर्ज़ा की तरफ देखकर कहा, आपका क्या ख्याल है? नहीं, तुम पहले अपना ख्याल जाहिर करो। जो आपका ख्याल है वही मेरा भी है। यानी? डॉक्टर कश्मकश में पड़ गया। वह वहाँ का फैमिली डॉक्टर था और वहाँ से उसे सैकड़ों रुपए महीना आमदनी होती थी, इसीलिए वह बहुत खामोश रहता था। वह जावेद मिर्ज़ा के सवाल का जवाब दिए बगैर एक बार फिर इमरान पर झुक गया। हाँ हाँ, जावेद मिर्ज़ा सिर हिलाकर बोला। अच्छी तरह इत्मीनान कर लो, फिर ख्याल जाहिर करना। जावेद मिर्ज़ा टहलने लगा। थोड़ी देर के लिए उसकी पीठ उनकी तरफ हुई और परवीन ने इशारे से डॉक्टर को समझा दिया। जावेद मिर्ज़ा टहल रहा था। वह धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। राजकुमार सितवत, राजकुमार सितवत जा। वह नाम ही से शान टपकती है, पुरानी अजमतों का एहसास होता है। जनाबे आली। डॉक्टर सीधा खड़ा हुआ था, बोला। बेहोशी, ज़हीन बेहोशी, मगर कोई मर्ज नहीं मालूम होता। खूब, तो तुम भी मुझसे सहमत हो? बिल्कुल जनाब। फिर यह होश में कैसे आएगा? मेरा ख्याल है खुद ब खुद, दवा की ज़रूरत नहीं। मगर मेरा ख्याल है कि दवा की ज़रूरत है। अगर आपका ख्याल है तो फिर होगी। आप मुझे ज़्यादा तजुर्बेकार है। आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, डॉक्टर ने कहा। नहीं भाई, मैं किस काबिल हूँ? जावेद मिर्ज़ा ने मुस्कुराकर कहा। फिलहाल मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ। इंजेक्शन? जावेद मिर्ज़ा ने बुरा सा मुंह बनाया। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के डॉक्टरों को, इंजेक्शन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। फिर आप क्या चाहते हैं? डॉक्टर ने उकताए हुए अंदाज में कहा। कोई नया तरीका? एक बार नादिर शाह दुर्रानी ने अचानक इमरान बौखलाकर उठ बैठा। गेट आउट ऑल ऑफ यू, उसने झल्लाए हुए अंदाज में कहा और चारों तरफ देखकर शर्मिंदा हो जाने के अंदाज में होठों पर जुबान फेर फेर कर थूक निकलने लगा। अब कैसी तबीयत है? जावेद मिर्ज़ा ने पूछा। वो तो ठीक है, मगर इमरान आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा।
मैं जावेद मिर्ज़ा हूँ, यह परवीन है और ये डॉक्टर फितरत। इशरत, डॉक्टर साहब ने अपना नाम ठीक करके दोहराया। और मैं? हाँ, तुम सितवत जा हो, शहजादा सितवत जा। हाय, इमरान आंखें फाड़कर बोला, आप मेरा नाम कैसे जान गए? इस पर जावेद मिर्ज़ा सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। मैंने अभी तक किसी पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की थी, आपको कैसे? परवाह मत करो, जावेद मिर्ज़ा ने कहा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मगर मैं यहाँ कैसे आया? तुम चलते चलते गिरकर बेहोश हो गए थे, जावेद मिर्ज़ा बोला। हाय, इमरान के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? एक्सीडेंट? जावेद मिर्ज़ा ने हैरत जाहिर की। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरी कार कहाँ है? कार? परवीन उसे घूर कर बोली, आप तो पैदल थे, हमने कोई कार नहीं देखी। मजाक न कीजिए, इमरान गिगिया कर बोला। नहीं बाखुदा, वहाँ कोई कार नहीं थी। मेरे खुदा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इमरान माथा रगड़ने लगा। क्या मामला है? जावेद मिर्ज़ा ने पूछा। मैं अपनी कार खुद चला रहा था, इमरान ने कहा। बात का नतीजा यह हुआ कि घर के सारे लोग उसकी कार ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन काफ़ी भागदौड़ के बाद ही कार न मिली। बड़ी दूर दूर तक कार तलाश की गई, मगर वहाँ था क्या? थोड़ी देर बाद सब वापस इकट्ठे हुए। शौकत, इरफान, सफदर और रेहाना सभी मौजूद थे। शौकत बार बार इमरान को अजीब नज़रों से घूरने लगता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उन सबसे नाराज़ हो। उसने इस दौरान एक बार भी हैरत जाहिर नहीं की थी। सरदारगढ़ भूतों का अड्डा बन गया है, जावेद मिर्ज़ा बड़बड़ाया। रोज एक अनहोनी बात सामने आती है। वैसे सितवत जा, तुम ठहरे कहाँ हो? रॉयल होटल में। सरदारगढ़ कब आए हो? परसों। फिर तुम अपनी कार के लिए क्या करोगे? सब करूँगा। आप कहाँ के राजकुमार हैं जनाब? तभी शौकत ने पूछा। प्रिंस ऑफ ढमप, इमरान अपनी गर्दन सक करके बोला। यह ढमप क्या भला है? नक्शे में तलाश लीजिए, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। शौकत, बाहर जाओ, जावेद मिर्ज़ा बिगड़ गया। शौकत चुपचाप उठा और बाहर चला गया। तुम कुछ ख्याल न करना, जावेद मिर्ज़ा ने इमरान से कहा। यह ज़रा बंद दिमाग है। तुम भी मेरी तौहीन कर रहे हैं, इमरान ने नाखुश होते हुए कहा। न आप न जनाब, तुम। यह भी कोई बात हुई? मैं नवाब जावेद मिर्ज़ा हूँ। अच्छा, इमरान खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाता हुआ बोला, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हुई, पर यह सब हजरात और औरतें? यह इरफान है, यह सफदर है, यह परवीन और यह रेहाना। यह परवीन, इमरान सफदर की तरफ इशारा करके बोला, फिर अपना मुंह पीटने लगा। लाहौल बिला कुव्वत भूल गया। यह जावेद मिर्ज़ा ने एक बार फिर उनके नाम दोहराकर इमरान को समझाने की कोशिश की। उन सब की रगों में आपका खून है? इमरान ने पूछा। हाँ, ये दोनों मेरे भतीजे हैं, और यह भांजी और ये बेटी। और वह साहब जो चले गए, वह भी भतीजा है। एक बार फिर बड़ी खुशी हुई। जावेद मिर्ज़ा से बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। मगर आपकी कार का क्या होगा? जावेद मिर्ज़ा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। एक बार फिर याद कीजिए कि आपने उसे कहाँ छोड़ा था? पता नहीं, मैंने उसे छोड़ा था या उसने मुझे छोड़ा था। मुझे सबसे पहले इस पर गौर करना चाहिए। अचानक नवाब जावेद मिर्ज़ा ने नाक सिकोड़कर बुरा सा मुंह बनाया। उस शौकत को यहाँ से निकाल दूंगा, उसने कहा। नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे, आपके लिए नहीं कहा गया, जावेद मिर्ज़ा उसे कंधों से पकड़कर बैठाता हुआ बोला। वह तो मैं शौकत को कह रहा था। क्या आप किसी किस्म की बदबू नहीं महसूस कर रहे हैं? कर रहा हूँ। ये क्या भला है? इमरान अपने नथुने बंद करके मिनमिनाया। उसे साइंटिस्ट कहलाए जाने का खब्त है। इस वक्त शायद वो अपनी लेबोरेटरी में है और यह बदबू किसी गैस की है। खुदा की पनाह, ऐसा मालूम होता है जैसे भंगियों की फौज कहीं करीब ही मार्च कर रही हो। कम से कम शाही खानदान के लोगों के लिए तो यह मुनासिब नहीं है, इमरान ने होठ सिकोड़कर कहा। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जावेद मिर्ज़ा उसे तारीफ की नज़रों से देखता हुआ बोला। फिर परवीन की तरफ मुड़कर देखा। मैं न कहता था, आज भी शाही खानदान में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्हें आम लोगों से नफरत है। यह साइंटिस्ट होना हमारे बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है। डॉक्टर इशरत, तुम जा सकते हो। जावेद मिर्ज़ा ने आखिरी जुमला डॉक्टर इशरत की तरफ देखे बगैर कहा था। डॉक्टर चला गया।